अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में स्क्रिप्ट नहीं बदलते हैं, स्क्रिप्ट हमेशा सेम रहते हैं। मैं किसी फ़िल्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सियासत के स्क्रिप्ट्स की बात कर रही हूँ। जो वक्तन फ़वक्तन कैंपेन्स चलती हैं और उसमें जो स्क्रिप्ट्स होते हैं वो कभी नहीं बदलते। किरदार भी कमोबेश एक जैसे ही रहते हैं। मौलाना का मामला देख लें, मौलाना के ख़िलाफ़ पहले तो फ़याज़ुल हसन चौहान मैदान में आए, ओन चौधरी मैदान में आए, वफाकी वज़रा मैदान में आए और अब मैदान में आई हैं द वन एंड ओनली आयशा गुलालई। आयशा गुलालई आप लोगों को याद होगी कि कौन है। आयशा गुलालई वही ख़ातून है जो कभी पीटीआई में हुआ करती थी और बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाकर इस खातून ने पीटीआई को छोड़ा था। इस खातून ने ये कहा था कि पीटीआई में ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं है और ये इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान ख़ान साहब इस खातून को नाज़ेबा और नामुनासिब मैसेजेस भेजते रहे हैं। स्क्रिप्ट कितने मज़े की बात है कि आज भी वही है। हाँ, लेकिन अब सिर्फ इमरान ख़ान की जगह पर मौलाना आ गया। खैर, लेकिन आयशा गुलालई जो मौलाना पे इल्ज़ामात लगा रही है वो ज़रा और किस्म के, लेकिन हैं उतने ही नामुनासिब और नाज़ेबा जितने इमरान ख़ान पर थे। स्क्रिप्ट वही है, सिर्फ किरदार कुछ बदले हैं। इल्ज़ाम लगाने वाले किरदार भी कमोबेश वही हैं। बाकी आप ख़ुद समझदार हैं। लेकिन किसी अक्लमंद ने इसमें एक बड़ा दिलचस्प नुक्ता उठाया जो मौलाना के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रही है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख रहे हो, ख़ास तौर पर एक्स के ट्रेंड्स, तो उसमें एक चीज़ बड़ी दिलचस्प थी। वो ये कि पहले जो 4-5 ट्रेंड्स थे ना, वो मौलाना के हक़ में थे। अब कुछ लोगों का ये मानना है कि ठीक है, मौलाना अच्छे सियासतदान हैं, उनके पास स्ट्रीट पावर तो बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पावर ऐसी नहीं हो सकती कि एक्स के पहले 5 ट्रेंड्स ही मौलाना के हक़ में जा रहे हों। इससे कुछ लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया कि चूँकि मौलाना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर आए हैं, तो इसलिए पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो मौलाना को डिफेंड कर रहा है। ये कुछ लोगों का ख्याल है और इसी सिलसिले में जो हम सोशल मीडिया ट्रेंड्स देख रहे हैं वो दरअसल पीटीआई की काविशें हैं। अब इसमें किसी ने एक बारीक नुक्ता यूं भी निकाला है कि चूँकि मौलाना एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ लेके आए हैं और आपको पता है अवाम तो इस बयानिया को हाथों हाथ लेती है और केपी में इस बयानिए से मौलाना को तो मकबूलियत मिल जाएगी अवाम में। पीटीआई तो खुद अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है क्योंकि केपी में तो अवाम इस तरह मौलाना के हक़ में हो जाएगी। हो सकता है लोगों की ये राय दुरुस्त हो, लेकिन मेरा इसमें पर्सनल ख़याल ये है कि अवाम बड़े बाशऊर हो चुके हैं, अवाम बड़े समझदार हो चुके हैं। अवाम अब मज़ीद सियासी मदारियों के हाथों भी बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो मौलाना के अंदाज़े सियासत, मौलाना के अतवार से बखूबी वाकिफ़ हैं। बड़े अरसे से वो मौलाना की सियासत को परख रहे हैं और केपी की अवाम तो सबसे समझदार है। आपने देखा कि उन्होंने एक से दूसरा दौर किसी पार्टी को नहीं दिया सिवाय तहरीक इंसाफ के। पिछले अगर आप इलेक्शंस उठा के देख लें तो वो बड़े समझदार हैं केपी की अवाम, तो मौलाना को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो आप इस दौर में कम से कम अवाम को कोई बयानियाँ बना के बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ये मेरा पर्सनल ख़याल है। अच्छा जी, एक और मामला, एक तो ये कि बिजली सुना है महंगी होने जा रही है। आज ख़बर आई है कि बिजली की जो कीमत है उसमें बड़े इजाफे का इम्कान है। नेपरा को दरख्वास्त जमा करा दी गई है, 1 रुपये 20 पैसे फ़ी यूनिट महंगी होगी और इसमें ये फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में होगी और डेफिनेटली इससे सार्फिन पर अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। फिर ये कि महंगाई में इजाफा हुआ है। इदारे शुमारियात ने अपने आदाद शुमार जारी किए हैं कि एक हफ्ते में 27 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, 27 ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बढ़ गई हैं। एक तरफ बिजली महंगी होने जा रही है, मज़ीद पहले ही बहुत महंगी है। महंगाई में इजाफा डेफिनेटली जब बाकी चीज़ें बढ़ती हैं तो फिर महंगाई भी बढ़ती है। पेट्रोल और डीज़ल महंगा होने जा रहा है जी। आज जुमा है और जुमे को आपको पता है हुकूमत हमारे साथ क्या करती है,
पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं, और अब तो बड़ा अच्छा बहाना भी है कि आलमी मंडी में तेल महंगा हो चुका है, और फिर लेवी भी साथ साथ बढ़ रही है IMF के कहने पे बकौल हुकूमत के। तो आज जो इरादा है हुकूमत का, जो ख़बरें कुछ आ रही हैं वो यूँ हैं कि हाई स्पीड डीज़ल जो है वो 40 रुपये महंगा होने जा रहा है, और पेट्रोल जो है वो 10 रुपये महंगा होने जा रहा है। तो यानी 10 रुपये का कहा जा रहा है, हो सकता है कुछ थोड़ा इससे ज़्यादा हो सकता है थोड़ा इससे कम हो। कम तो खैर नहीं होता, क्योंकि अब तो बहाना है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई हैं। तो मैं ये सोच रही थी, जहाँ आवाम के लिए कहीं 1 रुपये का रिलीफ नहीं है, वहाँ पर आज मैंने एक खबर पढ़ी, दिल जल के रह गया। FBR ने जी PIA को 4.29 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं, टैक्स जुर्माने हैं और जो सरचार्ज लगे हैं वो माफ़ कर दिए हैं। PIA हुकूमत बेच चुकी है, और आपको पता है कि कहाँ बिकी है PIA। और अब जी वो जो उसके ज़िम्मे PIA के ज़िम्मे वाजिबुल अदा थे जुर्माने, कुछ जो जुर्माने थे जी विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स की मद में, सॉरी ये थे टैक्स जुर्माने और सरचार्ज जो माफ़ किए हैं, और विद होल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स की मद में 4 अरब 28 करोड़ से ज़ायद की रकम माफ़ की गई है। तो सोचें कि इस मुल्क में ज़िंदगी जो है वो सिर्फ अमीर की है। मतलब जिन्होंने PIA 10 अरब में ख़रीदी, अभी कल परसों हमने स्टोरी पढ़ी कि जी उन्हें 14.4 अरब की साथ जायदाद भी मिल गई, और आज जी उनके FBR ने जुर्माने भी माफ़ कर दिए 4.25 अरब के। मतलब उनकी तो पांचों उंगलियां घी में हैं और सर कढ़ाई में है। मतलब कमाल है क्या ही कहा जाए। अच्छा जी, साबिक IG पंजाब, वैसे तो और भी बहुत सारे जगहों पर वो तैनात रहे, उन्होंने और भी बहुत से खिदमात सर अंजाम दी, डॉक्टर सैयद कलीम इमाम साहब, उन्होंने अरब न्यूज़ के लिए बलूचिस्तान पर एक स्पेशल आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के सुलगते जलते मसाइल की बड़े अच्छे अंदाज से निशानदेही किया, क्योंकि वो ख़ुद भी बलूचिस्तान में पोस्टेड रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पहली जो पोस्टिंग है वो ज़ियारत में हुई थी, और उस वक्त उनकी नई नई शादी हुई थी। तो ज़ियारत मतलब उस वक्त कितना वहाँ पर अच्छा माहौल था, और कितना अच्छा एक अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल थी, उन्होंने सारा उसमें वाज़े किया। बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है जी, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने बलूचिस्तान के मसाइल की निशानदेही की कि कोर मसला है क्या बलूचिस्तान का, और फिर साथ ही हल भी उन्होंने तजवीज़ किया। और हल वही है जो हम सब वो सहाफ़ी जो रांदा दरगाह हैं, वो सब सहाफ़ी YouTube चैनल्स पर बैठकर वो हल तजवीज़ कर रहे हैं, और मुसलसल दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ ऐसा कर लें, प्लीज़ इस पर थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। वो लिखते क्या हैं जी, वो लिखते हैं, अमन उस वक्त कायम नहीं होगा जब आखिरी शिद्दत पसंद मारा जाएगा, बल्कि उस वक्त होगा जब हर शहरी ये महसूस करेगा कि रियासत उसकी है। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, और हम भी सभी बार बार यही कहते हैं कि लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को, खा वो बलूचिस्तान के हैं, खा वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं, खा वो सिंध के हैं, खा वो पंजाब के हैं, खा वो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं, खा वो किसी और जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तमाम लोग जिन्होंने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में अपना वोट कास्ट किया, वो तमाम लोग जो आइंदा आने वाले चंद सालों में वोट करने के काबिल हो जाएंगे, वो तमाम लोग जिन्होंने अब आने वाले इंतखाबात में पहली बार अपना वोट कास्ट करना है, उन सब लोगों को इस वक्त एक हीलिंग टच की ज़रूरत है। हमें हार्ड स्टेट की ज़रूरत नहीं है। हार्ड स्टेट होनी चाहिए, लेकिन हार्ड स्टेट होनी चाहिए बैरूनी दुश्मनों के लिए, अपने लोगों के लिए हार्ड स्टेट नहीं होनी चाहिए। और हीलिंग टच वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। मरहम रखें अवाम के ज़ख्मों पर, और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के ज़ख्मों पर। इस वक्त इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह करे कि मेरी बात कंसर्न लोगों तक पहुँच जाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।